नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने हूँ और एक नया वीडियो लेकर। पिछले सारे वीडियोस को आपका जो सपोर्ट मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक है बाईपास सर्जरी फॉर द हार्ट। क्या बाईपास सर्जरी करना चाहिए, और अगर बाईपास सर्जरी करना है तो वो किस मरीज के लिए करना चाहिए, यही है आज का टॉपिक। कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब दिल की जो खून की नसें हैं, कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। इनमें जब भी 70% के ऊपर कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेजेस हो जाते हैं तो उसके बाद डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट के दो ऑप्शंस हमेशा बताते हैं। पहला ऑप्शन रहता है एंजियोप्लास्टी और दूसरा रहता है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी, इसमें से उस पेशेंट के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, उसका जो डिसीजन, उसका जो कन्फ्यूजन, उसका जो कन्फ्लिक्ट है, ये शायद से मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में सबसे लंबा चलने वाला आज तक का आर्गुमेंट है। और उसके बारे में हर डॉक्टर, हर अलग पैथी अलग अलग ओपिनियन देते रहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि बाईपास सर्जरी एग्जैक्टली होते कैसी है। बाईपास सर्जरी मतलब किसी एक रास्ते पर ट्रैफिक जैम हो रखा है, जैसे कि इस खून की नस में 70% से ऊपर ब्लॉकेज हो रखा है। तो जैसे ट्रैफिक पुलिस वो ट्रैफिक जैम को हटाने के लिए दूसरा आपको रास्ते से जाने के लिए एडवाइस करता है और उस ब्लॉकेज को बाईपास करता है। एग्जैक्टली सर्जन्स भी एक दूसरा रास्ता बनाते हैं। पेशेंट की छाती की नस, जिसको हम इंटरनल मेमोरी आर्टरी बोलते हैं, या फिर हाथ की नस जिसको हम रेडियल आर्टरी बोलते हैं, या फिर पैर की नस जिसको हम सैफनस वेन बोलते हैं, उस नस को लेके जो ब्लॉकेज है इसके आगे ये खून की नस जोड़ी जाती है और उस नस का दूसरा जो एंड होता है वो हार्ट के इस एरिया पे, जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, इसके ऊपर जोड़ा जाता है। अब जानते हैं एंजियोप्लास्टी कैसे की जाती है। जैसे आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि इस खून की नस में 70% से भी ऊपर ब्लॉकेज हो रखा है। ये नस रेडियल आर्टरी या फिर पैर की नस जिसको हम फीमोरल आर्टरी बोलते हैं, इसके जरिए एक वायर डाली जाती है, गाइड वायर। ये वायर आपके हार्ट के इस नस में आ जाती है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से फिर इन कोरोनरी आर्टरीज में कहीं पर भी आप उसको गाइड कर सकते हैं। जैसे ही ये गाइड वायर इस ब्लॉकेज के अक्रॉस पास हो जाती है, ध्यान रखिए, गाइड वायर ब्लॉकेज के अक्रॉस पास हो जाती है, मतलब ब्लॉकेज के अक्रॉस पास होने के लिए उसको जगह होनी चाहिए। तो उसके बाद उस गाइड वायर के ऊपर एक बलून माउंट किया जाता है और वो बलून इन्फ्लेट किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो ब्लॉकेज 70-80% था वो पूरा खुल जाता है और खून का फ्लो फिर से चालू हो जाता है। लेकिन इस खून की नस को एक टेंडेंसी रहती है कि जैसे ही ये बलून निकाला जाएगा तो उसके बाद वो फिर से अपना सेम शेप ले लेगा और फिर से ब्लॉकेज हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर एक स्टेन डाला जाता है, एक स्प्रिंग डाली जाती है, जिसके ऊपर कभी कभी मेडिसिन का भी कोटिंग हो सकता है और ये लॉन्ग टर्म वहाँ पर रह जाता है। ये होता है एंजियोप्लास्टी। तो अभी आप टेक्निकली एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी समझने के बाद आपके लिए बाईपास सर्जरी के इंडिकेशन समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। कोरोनरी आर्टरी डिसीज समझने के लिए हमें हार्ट की ब्लड सप्लाई समझनी चाहिए। हार्ट में खून की 3 नसें रहती है, जैसे आप इस हार्ट के मॉडल में देख सकते हो। ये सामने जो खून की नस दिखाई दे रही है इसको हम LAD बोलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टरी मानी जाते हैं हार्ट की, जिससे कि 60% to 65% हार्ट का ब्लड सप्लाई किया जाता है। उसके अलावा हार्ट के दाई बगल को ये खून की नस देख रहे हो आप, ये इसको RCA बोलते हैं, और इसकी नीचे की तरफ ये जो ब्रांचिंग हो रहा है इसको हम PDA बोलते हैं। और ये लेफ्ट साइड की आर्टरी है, इसको हम सरकमफ्लेक्स आर्टरी बोलते हैं और इसके ऑब्ट्यूज मार्जिनल ब्रांचेस है।
तीनों जो खून की नसें हैं इनको हमें साइंटिफिकली देखना है तो एक प्रोसीजर किया जाता है जिसको हम कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी इज ऑलवेज डन बाय कार्डियोलॉजिस्ट। आपका जो रिपोर्ट रहता है इसमें ये बताया जाता है कि आपको एक नस में ब्लॉक है, दो नस में ब्लॉक है या तीन नस में ब्लॉक है। सिंपल सा और एक थंब रूल रहता है कि तीनों नसों में अगर ब्लॉकेजेस है तो वो बाईपास का केस हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं रखना चाहिए। आप यहाँ पर ये जो वीडियो देख सकते हैं इसमें इस पेशेंट की खून की तीनों नसों में ब्लॉकेजेस है और एक जगह पे नहीं, हर नस में मल्टीपल जगह पे ब्लॉकेजेस है। तो आप सोचिए कि इसमें अगर स्टेंटिंग करना है तो कितने सारे स्टेंट्स डालने पड़ेंगे। दूसरा सिनेरियो रहता है हार्ट की जो बाएं बगल के नसें होती है, मैंने जैसे आपको दिखाया LAD और ये LCX है। यहाँ पर ये दोनों नसें ये LMCA मतलब लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचेस रहते हैं। ये लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी रहती है वो हार्डली 5 या 6 मिलीमीटर की आर्टरी रहती है। उसके बाद तुरंत उसके दो ब्रांचेस बन जाते हैं, मतलब ऐसा Y बन जाता है। ठीक है, LMCA, LAD और LCX। तो इस LMCA में अगर 50% भी ब्लॉकेज है तो उसके लिए हम इंटरवेंशन का एडवाइस करते हैं, या तो प्लास्टी या तो फिर बाईपास। लिख सकते हो कि अगर LMCA में आप कोई स्टेंट लगाने जाओगे तो वो स्टेंट इतना लंबा होगा कि LMCA में जैसे स्टेंट लगेगा तो उसका एक एंड LMCA में और दूसरा एंड LED में मान लो जाता है, तो LCX कम्प्लीटली बंद होगा। और ये स्टेंट का एक एंड LMCA में जाएगा और दूसरा एंड LCX में जाएगा तो उसका LED बंद होगा। तो दिस अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन एंड इज़ वेरी रिस्की। तीसरा इंडिकेशन रहता है कि इस एंजियो में आप देख सकते हो कि LAD जो आर्टरी है वो 100% ब्लॉक्ड है। और जाहिर सी बात है 100% ब्लॉक्ड LAD में अगर आपको गाइड वायर आगे पास करना है तो वो जाने ही वाला नहीं है, क्योंकि कोई जगह ही नहीं है गाइड वायर आगे जाने के लिए। तो उसके ऊपर बलून माउंट करके फिर स्टेंट चढ़ाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि हार्ट में अगर ये खून की नसें बाहर की तरफ आपको दिख रही है तो उसी तरीके से हार्ट के अंदर भी कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसको हम बोलते हैं हार्ट वॉल्स। जैसे आप यहाँ पर ये पहली वॉल देख सकते हो, दूसरी, ये ब्लू पाइप में तीसरी और ये रेड पाइप में चौथी। तो ये जो हार्ट के वॉल्स है इसमें अगर बीमारी होगी तो एक डबल प्रोसेस हो जाती है फिर हार्ट में, मतलब बाईपास ऑपरेशन अलॉन्ग विथ वॉल रिप्लेसमेंट। इसमें भी आपको सर्जरी का ही ऑप्शन दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये जो मैंने आपको 4 इंडिकेशन बताए, इसके अलावा मरीज को एक ही नस में ब्लॉक है लेकिन वो 100% से कम है, गाइड वायर जाने को जगह है, तो उसमें एंजियोप्लास्टी इंडिकेटेड है। 2 नसों में ब्लॉकेजेस है तो उसमें, और 100% ब्लॉकेज नहीं है तो उसमें भी एंजियोप्लास्टी इंडिकेटेड है। लेकिन जैसे ही इसके अलावा कोई इंडिकेशन निकलता है तो उसमें बाईपास सर्जरी करनी है। इसमें टेक्निकली काफ़ी और भी चीज़ें रहती है लेकिन मैं बस आपको एक ग्रॉस आइडिया बता रहा हूँ। तो ये है बाईपास सर्जरी के इंडिकेशंस। दोस्तों, एक कार्डियक सर्जन का ट्रेनिंग MBBS के बाद 6 साल का रहता है, या फिर एक कार्डियोलॉजिस्ट का ट्रेनिंग MBBS के बाद 6 साल के लिए रहता है। उसमें आप हार्ट को इतने नज़दीक से देखते हो, जैसे कि हम डेली हार्ट को हैंडल करते हैं। हम इन कोरोनरी आर्टरीज को एक्चुअली में देखकर इसके ऊपर कट लगाते हैं और कट लगा के इसके ऊपर दूसरा बाईपास कनेक्ट करते हैं। उसके जो टाके रहते हैं वो अपने बालों से भी छोटे साइज़ के रहते हैं और ये बहुत स्किलफुल काम रहता है। किसी भी डिसीज़ को अगर समझना है, किसी भी बीमारी को समझना है तो उसकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप सोचिए कि जिन लोगों ने लाइफ में कभी हार्ट देखा ही नहीं है, जिन्होंने MBBS के बाद कोई ट्रेनिंग ही नहीं किया है,
वो लोग इस ट्रीटमेंट के बारे में कमेंट कैसे कर सकते हैं? कोई लॉजिक नहीं बनता। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन माइंड की एक टेंडेंसी हो जाती है कि आपके कन्वीनियंस के हिसाब से अगर आपको कोई समझाने की कोशिश करेगा, मतलब आपको थोड़ा लेस पेनफुल और कन्वीनियंट तरीका अगर ट्रीटमेंट का जो भी बताएगा, वो डॉक्टर आपको ज़्यादा सही लगने लगता है। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। आप सोचिए कि अगर एंजियोप्लास्टी और बाईपास का ही एग्जांपल ले लें, तो एंजियोप्लास्टी में हार्डली आपको कोई चीरा नहीं लगता है, आपको एनेस्थेसिया की ज़रूरत नहीं है, आप टोटल अवेक रहते हो, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, और यूजुअली पेशेंट का 1 या 2 दिन में डिस्चार्ज भी हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, बाईपास सर्जरी में आपको कट्स लगते हैं, छाती पे लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर का कट, पैर पे भी कट लगते हैं, और उसके बाद आपको छाती खोल के वेंटिलेटर पे रख के ऑपरेशन किया जाता है, जिसका ड्यूरेशन लगभग 3 से 4 घंटा रहता है। उसके बाद आप आईसीयू में 3 दिन रहते हो, वार्ड में 3 दिन रहते हो, और यूजुअली 7वें दिन पे डिस्चार्ज हो जाते हो। तो इसके बावजूद बाईपास सर्जरी अभी भी एग्जिस्टिंग ही क्यों है? अगर एंजियोप्लास्टी इतना इजी तरीका था ट्रीटमेंट का, या फिर दवाइयों से ही अगर ये बीमारी ठीक हो सकती थी, तो इतनी इन्वेजिव, इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी मार्केट में अवेलेबल ही क्यों है? बाईपास सर्जरी जिन्होंने स्टार्ट की, डॉक्टर रेने फैवलरो, एक अर्जेंटीनियन सर्जन थे। ही डिस्कवर्ड दिस सर्जरी इन 1967, और उसके बाद आज भी दुनिया में 4 लाख से ऊपर बाईपास सर्जरी होते हैं। तो ये क्या सारे डिसीजंस गलत है? ये क्या सब कुछ मिथ है या फ्रॉड है? तो डेफिनेटली नहीं है दोस्तों। आप मेरे अलावा, मैं तो सर्जन हूँ, लेकिन आप कार्डियोलॉजिस्ट के भी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, साइंटिफिक आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। बाईपास सर्जरी इसीलिए एग्जिस्टिंग है क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे हैं। कोई भी पेशेंट को अगर आप 15 साल या 20 साल की लंबी लाइफ देना चाहते हैं ऑपरेशन के बाद, उसको हार्ट को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तो बाईपास सर्जरी ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। मैंने जब अपने कार्डियक सर्जरी के ट्रेनिंग में पहली बार अपने नारायण हृदयालय हॉस्पिटल बैंगलोर में कदम रखा था, तो वहाँ पर हमारे एक बहुत ही सीनियर प्रोफेसर थे। उन्होंने एक सेंटेंस कहा था, that you are going to handle the most beautiful creation of the God, and that is human heart. You are only after the God. और मुझे बहुत प्राउड महसूस हुआ था उस दिन। मुझे लगा कि मैं कितना फॉर्चुनेट आदमी हूँ कि जो हार्ट सर्जन है, जो इंसान के दिल को सीधा हाथ लगा सकता है, उसको महसूस करता है, और उसको मैं बंद करके उसके रिपेयरिंग कर सकता हूँ, और उसके बाद उसको रीस्टार्ट कर सकता हूँ। दोस्तों, एक हार्ट सर्जन के लिए बाईपास सर्जरी एक बहुत इमोशनल टॉपिक होता है, क्योंकि ये सबसे कॉमन और ब्रेड एंड बटर सर्जरी मानी जाती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक कार्डियक सर्जन अपनी ऑलमोस्ट आधी ज़िंदगी ट्रेनिंग में बिता देता है। और की ट्रीटमेंट जब पेशेंट को ऑफर करने की बारी आती है, तो उसमें पेशेंट को काफ़ी डराया जाता है। पेशेंट को ये बताया जाता है कि आपकी छाती कट की जाएगी, और उसके बाद आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, आपके मरने के चांसेस इतने ज़्यादा रहते हैं, तो बाईपास सर्जरी कभी मत कराना। अगर ये कोई बहुत ब्लंटली बताता है, तो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत बार ऐसे पेशेंट और ऐसे रिलेटिव्स मिलते हैं कि सर, हमको 2 साल या 3 साल पहले हार्ट सर्जरी बताया था, उस टाइम पे दिल का जो पंपिंग कैपेसिटी था वो 50% था, और आज ऐसा हो रखा है कि पेशेंट को कोई तकलीफ तो उतनी हो रही है, पेशेंट चल फिर भी नहीं पा रहा है, और अभी दिल की ताकत हार्डली 20% बची है। और इस टाइम पे अभी कोई भी डॉक्टर ना तो एंजियोप्लास्टी के लिए तैयार है, ना बाईपास सर्जरी के लिए तैयार है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि बाईपास सर्जरी एब्सोल्युटली सेफ है, इसमें 100% गारंटी है। आप अगर कोई रोड पे कार लेके जा रहे हो, तो आपका क्या एक्सीडेंट नहीं हो सकता? आप किसी फ्लाइट में बैठ रहे हो,
फ्लाइट का पायलट कितना भी ट्रेंड हो, क्या वो फ्लाइट का एक्सीडेंट नहीं हो सकता? कोई सोल्जर जब आर्मी में भर्ती होता है तो क्या उसकी क्या उनकी जान नहीं जा सकती? तो ये सब कुछ जानते हुए भी ये लोग तो अपना काम कभी नहीं रोकते। सोल्जर बॉर्डर पे जाना नहीं बंद करता, आप ड्राइविंग करना बंद नहीं करते, और ना ही कोई फ्लाइट बोर्डिंग करना बंद कर देता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप कोई भी सेंसिटिव चीज़ हैंडल कर रहे हो तो उसके साथ जुड़ी हुई रिस्क भी आ जाती है, लेकिन आपको ये देखना है कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो क्या है। आज की डेट में मॉडर्न साइंस और मॉडर्न इक्विपमेंट के चलते बाईपास सर्जरी का रिस्क 1% के आसपास हो चुका है। दोस्तों, अगर आप ये सर्जरी नहीं करोगे तो डेफिनेटली बिना ट्रीटमेंट के हार्ट अटैक आकर जान जाने का खतरा ऑलमोस्ट 100% के बराबर होता है। सर्जरी अगर आप करते हो तो उसमें जान जाने का खतरा 1% या उससे भी कम होता है, लेकिन सक्सेस रेट 99% के आसपास है। ये बहुत बड़ा नंबर है। वैसे तो आप सिंपल से सिंपल हर्निया और अपेंडिक्स की सर्जरी भी करने जाओ या किसी डॉक्टर की ओपीडी में इंजेक्शन लेने जाओ तो उसमें भी कोई 100% ये बोल सकता है कि इसकी कोई रिएक्शन नहीं आएगी या इसमें डेथ नहीं होगी, कोई नहीं बता सकता। दुनिया में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, लेकिन इसके लिए दुनिया बंद नहीं होती। लोग काम करना बंद नहीं करते, लोग ट्रीटमेंट लेना बंद नहीं करते। तो मुझे लगता है कि आप बाईपास सर्जरी का डिसीजन आपके लिए, अगर कार्डियक सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट अगर अननोन है, नए हैं, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर और उनके साथ कार्डियक सर्जन के कोलैबोरेशन में ये डिसीजन लीजिएगा।